Welcome to Forge Education. This is Siddhant, and today we are going to start our part third of chapter first, Cold War and Non-Alignment. In this part third, we will learn New International Economic Order (NEO). तो चलिए शुरू करते हैं। NEO basically related है economic issue से। It is basically related to economic issues. Going through NAM. During the Cold War, NAM was merely a mediator between USSR and USA and their allies. USA के allies बोले तो फ्रांस, इटली, वहीं USSR के बोले तो मॉस्को, बुल्गारिया, हंगरी, एक्सेट्रा इनके allies थे। नैम उस वक्त इनके बीच में मेनली मीडिएटर था। अब बात करते हैं नैम कंट्रीज। जो कंट्रीज नैम का ग्रुप थी वो बेसिकली उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की थी ब्रिटेन या फ्रांस से। वो एक कॉलोनी रही थी, वो कंट्रीज कॉलोनी रही थी ब्रिटेन या फ्रांस कंट्री की। ब्रिटेन या फ्रांस ने इनके रिसोर्सेज को यूज किया और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और अपनी डेवलपमेंट कर ली। इस कारण ये कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये कंट्रीज लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब वो कंट्रीज जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो, जैसे कि एलडीसी कंट्री थी। इनको भी अपनी कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी जब ये अपनी कंट्रीज के अंदर कंट्री के अंदर वो ग्रो कर पाएंगे और पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे। ये कंट्रीज इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी उन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि इनके अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ये ग्रो नहीं कर पा रही थी। वही बात करते हैं न्यू कॉलोनिज्म की। नैम जो कंट्रीज थी उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो उन कंट्रीज से ले ली थी, बट जो रिच कंट्रीज थी या आपकी जैसे यूएसए, ब्रिटेन, वो इंडिया जैसी कंट्रीज के रिसोर्सेस यूज करी थी। और जैसे यूएसए कंपनीज आ जाती है इंडिया के अंदर, इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रही है और अपने कंट्री की डेवलपमेंट कर रही है। इससे इंडिया को तो बहुत कम फायदा हो रहा है, पर यूएसए को ज्यादा फायदा हो रहा है। इस कारण न्यू कॉलोनिज्म हो रहा था, जो फायदा तो कर रहा था आपके यूएसए को, और इंडिया बेचारा एलडीसी कंट्री के अंदर ही रहा, जिसके कारण ये जरूरत पड़ी कि नियो बनाया जाए। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ नियो। जैसे कि हमने देखा कि एलडीसी कंट्रीज पुअर थी, इसके कारण आइडिया जनरेट हुआ आपके नियो का। यूनिकेड ब्रॉट a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. United Nation Conference on Trade and Development ने रिपोर्ट दी, जो जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अंदर यूनिकेड ने ये फॉलोइंग 4 पॉइंट्स बताए थे। इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है टू गिव एलडीसीज कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। एलडीसीज कंट्रीज एग्जांपल से हम ले लेते हैं, जैसे अपने इंडिया को। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट कर रही थी रिचर कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, उसका कंट्रोल इंडिया को दिया जाए या एलडीसी कंट्रीज को दिया जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, असेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। वेस्टर्न मार्केट्स जो रिचर कंट्रीज है उनके अंदर एलडीसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया को, और रिचर कंट्रीज बोले तो आपके जैसे देखते हैं यूएसए के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचने को मिले, जिसके कारण ये एलडीसी कंट्रीज अपने प्रोडक्ट बेचे और अपनी कंट्री को डेवलप कर सके।
थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मशीनरी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है उसकी कॉस्ट रिड्यूस की जाए, जो हम जो पुअर कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज या रिचर कंट्रीज से इंपोर्ट करती थी उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो। फोर्थ पॉइंट है ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। एलडीसी कंट्रीज को ग्रेटर रोल दिया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बोले तो वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, इनके अंदर एलडीसी कंट्रीज को ग्रेटर रोल दिया जाए ताकि वो भी इंटरनेशनल एरेना में पार्ट ले और अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। नैम जो थी उसने धीरे धीरे इकोनॉमिक इश्यूज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मीटिंग हुई थी नैम की 1961 के अंदर बेलग्रेड में। उसके अंदर तो भाई नैम ने ध्यान नहीं दिया था इकोनॉमिक इश्यूज पर मिड 1970s के अंदर नैम ने इकोनॉमिक इश्यूज पे ध्यान दिया और नैम एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप की तरह उभर के आने लगा। अब बात करते हैं नियो की। बाय लेट 1960s नियो फेडेड, नियो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। इसके पीछे दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज से एलडीसी कंट्रीज या आप बोल सकते हैं नैम कंट्रीज के सामने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन स्टैंड हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नैम कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन दिस अपोजिशन। दिस अपोजिशन जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके सामने नैम कंट्रीज अपनी यूनिटी नहीं रख पाई थी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंडिया इन कोल्ड वॉर। इंडिया का क्या रोल रहा था कोल्ड वॉर के टाइम? इंडिया का रोल था टू फोल्ड। फर्स्ट है स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस। इंडिया ने कहा था कि दोनों अलायंसेस, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस से दूर रहना है सभी नैम कंट्रीज को, इसके साथ इंडिया को भी। सेकंड आता है रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू जॉइन अलायंसेस। जो कंट्रीज आजाद हो रही थी कॉलोनीज से, उनको कहा गया कि वो नैम कंट्रीज के नैम के ग्रुप के अंदर शामिल हो और कोई भी अलायंसेस को ज्वाइन ना करे। अब हम बात करते हैं इंडिया इन नैम। इसके मेरिट्स भी थे और क्रिटिसिज्म भी हुआ था। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोल्ड वॉर के टाइम कहा था कि नैम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, नैम इज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। नैम ने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम, जैसे कि कोरियन इशू, उसके अंदर पार्ट लिया था और साबित किया था कि वो ना ही तो आइसोलेशन को फॉलो करता है और ना ही न्यूट्रलिटी को। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म की। मेरिट्स, इंडिया प्लेड ए ग्रेट रोल इन इंटरनेशनल डिसीजन। इंडिया ने ग्रेट मतलब बड़ा रोल प्ले किया था इंटरनेशनल डिसीजंस के अंदर, ग्रेटर से था इंडिया का। सेकंड पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर, इफ इग्नोर्ड बाय वन टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। इंडिया अपना फायदा या अपने काम करने के लिए दोनों सुपर पावर्स यूएसए या यूएसएसआर की मदद लेती। अगर यूएसए इंडिया को इग्नोर करता तो ये यूएसएसआर के पास चल जाती। अगर यूएसएसआर इसको इग्नोर करता तो ये यूएसए के पास चली जाती। वह इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो अनप्रिंसिपल्ड कहा गया था इंडिया को नैम के अंदर, क्योंकि रिफ्यूज टू टेक स्टैंड ऑन मेजर इंटरनेशनल इश्यूज। इंडिया मेजर इंटरनेशनल इश्यूज पे स्टैंड नहीं ले पाया। फॉर एग्जांपल 1956 के अंदर यूके और इजिप्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके अंदर इंडिया ने स्टैंड लिया, बट उसी साल यूएसएसआर और हंगरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर इंडिया साइलेंट रहा। सो इंडिया वाज अनप्रिंसिपल्ड ऑन मेजर इंटरनेशनल इशू। सेकंड आता है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 इयर्स विद यूएसएसआर इन 1971। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 1971 के अंदर 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, जो नैम के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? नैम ने कहा था कि वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, पर इंडिया ने यूएसएसआर को एक तरफ से देखें तो
ज्वाइन ही किया था। अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैप। फर्स्ट आता है डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स टू शेयर कॉमन एफिलिएशन। जो स्टेट्स किसी की कॉलोनी रहे हैं वो आजाद होने के बाद जैसे कि नैम के अंदर नैम का पार्ट बने। सेकेंड आता है स्मॉल कंट्रीज कमिंग टुगेदर कुड मेक पावरफुल फोर्सेस। स्मॉल कंट्रीज एक साथ आकर पावरफुल फोर्सेस बने और डेवलप कंट्रीज या सुपर पावर्स के सामने उनके सामने रेस्टोरेंट की तरह एक्ट करें। थर्ड आता है नो नीड टू ज्वाइन अलायंसेस। जो कंट्रीज डीकोलोनाइज्ड हुई है वो कोई भी अलायंसेस को ज्वाइन ना करें, योर वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस। फोर्थ इज redressing inequality by democratizing international institution। इनइक्वालिटी को दूर करें, इक्वालिटी एस्टेब्लिश की जाए इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में बाय एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इसके बाद हम आते हैं एक 2 या 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जो ट्रीटी साइन की गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ताकि ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर के अंदर एक्सीलेट ना हो पाए। इन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन की थी आर्म्स कंट्रोल को लेकर। इसमें आता है एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। सेकंड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। थर्ड है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इन ट्रीटीज के डिस्क्रिप्शन में आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नेम पूछे जाएंगे आपसे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे की लिंक भी है, उस हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।